हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इस क्लास। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 फिजिक्स। दोनों जो टॉपिक है वो एक साथ उसका नाम रखा है पर आगे आगे करके बताया, तो उससे इसीलिए हम लोग भी सबसे पहले क्या जानेंगे, स्कोप ऑफ फिजिक्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के बारे में। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स का कहने का क्या मतलब है कि रेंज ऑफ फिजिक्स क्या है, रेंज क्या है फिजिक्स की। तो रेंज क्या है हमारी फिजिक्स की, काफ़ी ज़्यादा, यानी कि छोटे से छोटे पार्टिकल से लेकर के बड़े से बड़े पार्टिकल तक की बात होती है फिजिक्स में। इसको समझने के लिए, इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। पहला पार्ट था क्या हमारा, माइक्रोस्कोपिक, और दूसरा क्या था, माइक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में आपको नाम से डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि मैक्रो यानी बड़े पार्टिकल्स की बात हो रही है और माइक्रो यानी कि छोटे पार्टिकल्स की बात हो रही है। तो मैक्रो को और अच्छे से किसने समझाया, क्वांटम फिजिक्स में इसको समझा गया है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसके अंदर जैसे आपकी लैब्स हो गई, फिर उसके बाद टेरेस्ट्रियल्स हो गए, एस्ट्रोनॉमिकल जो चीज़ें हैं वो सारी किस्में हमारी होती है मैक्रोस्कोपिक में। टेरेस्ट्रियल का मतलब जैसे जो हमारे लैंड पर हो रही है, जो सारी फिजिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और लॉस पर बेस्ड जो सारी चीज़ें फिजिक्स से रिलेटेड हो रही हैं वो किस में आ रही हैं, टेरेस्ट्रियल में आ रही हैं, जो हम आप लोग अपने नेकेड आई से आसपास देख सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे लेबोरेटरीज में आप जान ही रहे हैं कि लेबोरेटरीज में फिजिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। और फिर उसके बाद थर्ड किसका है, एस्ट्रोनॉमिकल यानी कि यूनिवर्स में जो चीज़ें फिजिक्स से रिलेटेड हो रही हैं, फिजिक्स के फॉर्मूलाज पर बेस्ड, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, इन सारे प्रिंसिपल्स पर बेस्ड जो सारी चीज़ें हो रही है वो किसमें आ रही है, एस्ट्रोनॉमिकल्स में आ रही है। तो इन सभी को अच्छे से समझा किस में जा सकता है, क्वांटम फिजिक्स में, जो कि आप अभी अपने आगे के क्लासेस में जानेंगे। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मैक्रो फिजिक्स की, यानी कि माइक्रोस्कोपिक जो फिजिक्स है वो, उसमें क्या हो रहा है, छोटी छोटी चीज़ों की बात हो रही है। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों में आपकी कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, एटम्स, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, माइक्रोस्कोपिक में। माइक्रोस्कोपिक को भी अच्छे से समझने के लिए किसका काम किया गया, क्लासिकल फिजिक्स रखा गया। तो इलेक्ट्रॉन और यूनिवर्स, तो आप देख रहे हैं एक छोटी चीज है एक बड़ी चीज है, तो दोनों किस में आ गई, फिजिक्स के अंतर्गत आ गई। तो अब ये कैसे हो गया, मास हो गया। अब इसी तरीके से आप लेंथ में भी डिवाइड कर सकते हैं, टाइम में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग चीजें आप इसमें डिफरेंस बिटवीन आप कर सकते हैं। तो अब हम लोग एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स यानी कि, अब एक्साइटमेंट की बात की जाए कि फिजिक्स में एक्साइटमेंट क्या है। एक्साइटमेंट तो हर एक के लिए अपनी अपनी होती है बच्चों। जैसे मुझे यहां लेक्चर्स बना के एक्साइटमेंट मिल रही है, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, ये मेरी एक्साइटमेंट है। कईयों को एक्साइटमेंट मिलती है जब वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जब वो फिजिक्स के आईआईटी लेवल के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उनको एक्साइटमेंट तब मिलती है। तो सबका एक्साइटमेंट का जो नजरिया है वो अपना अपना है। फिर भी हम कुछ बातें कर लें। सम गेट्स excited when they solve the unfold knowledge of universe. बच्चों कुछ को एक्साइटमेंट तब मिलती है जब वो यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को सॉल्व करते हैं। कुछ को एक्साइटमेंट तब मिलती है, सम गेट्स एक्साइटेड व्हेन देयर डिस्कवरीज बेनिफिट द अदर्स। कुछ को एक्साइटमेंट तब मिलती है जब उनकी खोज की हुई चीजों का जो यूज है वो दूसरे लेते हैं। जैसे रेडियो जब फर्स्ट टाइम इन्वेंट हुआ होगा तो रेडियो का जो इन्वेंटर है मार्कनी, उसको कितनी एक्साइटमेंट मिली होगी कि उसकी वजह से लोगों को कितनी बढ़िया चीज उसने प्रोवाइड की है जिससे वो लोग आसपास दुनिया की अवेयरनेस ले पाएंगे। वैसे ही टीवी के आने से, मोबाइल्स के आने से, लैपटॉप के आने से कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट मिली होगी जो इनके इन्वेंटर हैं। कुछ some gets excited how the phenomena of nature are explained by laws of physics, few laws of physics। फिजिक्स से कुछ गिने चुने लॉज से हम पूरा जो नेचर के फिनोमेना है उनको एक्सप्लेन करते हैं। ये भी एक्साइटमेंट की बात है।
वैसे ही बच्चों, एक छोटे बच्चे की एक्साइटमेंट क्या है? एक छोटे बच्चे के लिए भी फिजिक्स में एक्साइटमेंट हो सकती है, जैसे टर्न ऑन द बल्ब विथ स्विच। हमने स्विच को ऑन किया, बल्ब का जलना एक छोटे बच्चे के लिए एक्साइटमेंट है। छोटे बच्चे की एक्साइटमेंट है when his toy emits sound, जब छोटे बच्चे का खिलौना आवाज प्रोड्यूस करता है, वो उसके लिए एक्साइटमेंट है, जो कि फिजिक्स का पार्ट है। when his toy car runs, वो उसके एक्साइटमेंट है। तो ये तो आ गई बच्चों की एक्साइटमेंट। वैसे ही कुछ लोगों की एक्साइटमेंट्स होती हैं when they see the colors of rainbow. Some get excited when pen gets bent in water. हम पानी में जब पेन को डिप करते हैं तो आपका पेन पानी में हमें बेंड हुआ नजर आता है। कुछ को एक्साइटमेंट तब होती है when they see how a large ship floats in water. एक बहुत बड़ा शिप जब पानी में तैरता है, हालांकि वो शिप किसका बना है? लोहे का बना है। उसका जो तैरना है, ये उनके लिए एक्साइटमेंट होता है। ठीक है बच्चों, दिन रात का होना एक्साइटमेंट है, सीजन का चेंज होना एक्साइटमेंट्स है, बड़ी बड़ी टाइड्स का बनना एक्साइटमेंट है। तो एक्साइटमेंट का कोई एंड नहीं है। हमारे लिए बहुत कम पड़ेगा एक्साइटमेंट्स फिजिक्स की देखने के लिए। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि जो फिजिक्स का स्कोप है, फिजिक्स का जो रेंज है, काफी ज्यादा है। छोटी से छोटी चीज भी मेजर होती है, बड़ी से बड़ी चीज भी मेजर होती है। और फिजिक्स में अगर एक्साइटमेंट की बात करें, ये तो एक ऐसी बात हो जाएगी जो कभी खत्म ही नहीं होगी। तो बच्चों, आप जो सब्जेक्ट फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। और इस लेक्चर को पढ़ाने का मेरा मतलब यही है, आप अपने सब्जेक्ट फिजिक्स को प्यार करें, तभी आपको इसमें एक्साइटमेंट नजर आएगी। थैंक यू बच्चों। 1.3 Major discoveries in physics. Throughout history, physics has been the field that brings the most amazing discoveries. From Isaac Newton's figuring out how things move and fall, to Einstein's idea that space and time are connected, physics has changed how we understand the universe. These breakthroughs have truly shaped our view of the world. इतिहास भर में भौतिकी वह क्षेत्र रहा है जो सबसे आश्चर्यजनक खोजें लाता है। आइजैक न्यूटन के इस बात का पता लगाने से कि चीजें कैसे चलती हैं और गिरती हैं, आइंस्टीन के इस विचार तक कि अंतरिक्ष और समय जुड़े हुए हैं, भौतिकी ने बदल दिया है कि हम ब्रह्मांड को कैसे समझते हैं। इन सफलताओं ने वास्तव में दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण को आकार दिया है। न्यूटन के गति के नियम 1687। अनुवाद। सेब के बारे में कहानी के लिए प्रसिद्ध आइजैक न्यूटन गति के बारे में 3 महत्वपूर्ण नियमों के साथ आए, जिन्हें गति के नियम कहा जाता है। ये नियम हमें समझने में मदद करते हैं कि बल वस्तुओं को कैसे प्रभावित करते हैं। वे भौतिकी के मूल सिद्धांत हैं जिनका उपयोग हम आज भी करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने पता लगाया कि बिजली और चुंबकत्व, जिन्हें लोग अलग अलग समझते थे, वास्तव में जुड़े हुए हैं। उन्होंने कुछ शानदार समीकरण बनाए जो दिखाते हैं कि प्रकाश वास्तव में एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो अंतरिक्ष में गतिमान है। ये खोज बहुत बड़ी थी क्योंकि इसने बदल दिया कि हम प्रकाश को कैसे समझते हैं और आधुनिक तकनीक के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, जैसे कि फोन और इंटरनेट। उनके कारण हम अब संचार के लिए धूम्र संकेतों जैसी पुरानी विधियों के बजाय हाईटेक गैजेट्स का उपयोग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा। थियरी ऑफ रिलेटिविटी, एल्बर्ट आइंस्टीन के कुछ माइंड ब्लोइंग आइडियाज जिन्होंने चेंज कर दिया कि हम स्पेस, टाइम और ग्रेविटी को कैसे देखते हैं। उसका फेमस इक्वेशन E=mc वर्ग ने दिखाया कि मैस और एनर्जी एक हाई सिक्के के दो पहलू हैं। उसने ये भी एक्सप्लेन किया कि ग्रेविटी चीजों को नीचे खींचने वाला फोर्स नहीं है, लेकिन एक्चुअली स्पेस और टाइम का एक हैवी बॉल के नीचे झुकने वाले ट्रैम्पोलिन की तरह ऑब्जेक्ट्स के चारों ओर झुकने का तरीका है। रिलेटिविटी का थियरी, यह आइंस्टीन का दिमाग का दौड़ है। इसने हमको स्पेस, टाइम और ग्रेविटी को बिल्कुल नए नजर से देखने का तरीका दिखाया। वह बात यह है कि
स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे एक फैब्रिक हो, उनको अलग नहीं कर सकते। एक को बदलो, दूसरा भी बदलेगा। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, चाहे तुम किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, लाइट की स्पीड हमेशा सेम हाई रहेगी। ग्रेविटी एक्चुअली स्पेस टाइम में कर्व है। जैसे एक हैवी बॉल ट्रैम्पोलिन को डूबा देता है, वैसे ही बड़े ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को बेंड करते हैं, और ये बेंडिंग हाई ग्रेविटी का कारण है। A=mc वर्ग ये आइंस्टीन का सबसे फेमस इक्वेशन है। इसका मतलब है कि मैस और एनर्जी एक ही चीज है और एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। रिलेटिविटी का थियरी बहुत हाई कॉम्प्लेक्स है, बट इसने हमारी यूनिवर्स को समझने का नया दरवाजा खोला है। In simple words, सोचो, तुम एक ट्रेन में हो और ट्रेन बहुत तेज चल रही है। अगर तुम ट्रेन के अंदर कूदोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम नॉर्मल ही कूद रहे हो, बट अगर कोई बाहर वाला तुम्हें देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि तुम बहुत तेज चल रहे हो, ट्रेन की स्पीड के साथ। रिलेटिविटी का थियरी भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन स्पेस और टाइम के साथ। द बिग बैंग थियरी 1927 में जॉर्जेस लेमाइत्रे ने सुझाव दिया कि ब्रह्मांड बड़ा हो रहा है, जिससे बिग बैंग थ्योरी के बारे में पता चला कि ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ। बाद में एडविन हबल ने इस विचार की पुष्टि करके किया कि दूर की आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, जिससे ब्रह्मांड की शुरुआत को समझने का हमारा तरीका बदल गया। क्वांटम मैकेनिक्स 1920s to 1930s 1920 और 30 में साइंटिस्ट जैसे कि मैक्स प्लैंक, नील्स बॉर, वर्नर हाइजेनबर्ग और इरविन श्रोडिंगर ने क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप किया। इसने छोटी चीजों जैसे कि एटम्स को समझने का हमारा तरीका ही बदल दिया। उन्होंने पता लगाया कि पार्टिकल्स वेव्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और जब तक हम उन्हें ऑब्जर्व नहीं करते, उनका स्टेट फिक्स्ड नहीं होता। इट्स लाइक सब कुछ पॉसिबिलिटीज टू एग्जिस्ट करता है। यह क्वांटम थियरी बहुत हाई इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है, जिसके वजह से हम आज कई सारी चीजों का उस कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स और केमिस्ट्री। जैसे कि उन्होंने यूनिवर्स को नए रूल्स दिए हो, और इसने बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया है। द रमन इफेक्ट 1928 में एक इंडियन साइंटिस्ट सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने कुछ डिस्कवर किया, जिसको रमन इफेक्ट कहते हैं। ये ऐसा है कि जब लाइट किसी क्लियर मटेरियल से पास होती है तो मॉलिक्यूल से टकराकर यूएसएमई थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इस डिस्कवरी ने साइंटिस्ट्स को रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम का एक टूल बनाने में मदद किया, जिससे पता लगाया जा सकता है कि मॉलिक्यूल्स किस चीज से बने हैं, बिना उन्हें तोड़े। इस इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की वजह से रमन को 1930 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला। चंद्रशेखर्स डिस्कवरी 1930 में सुब्रमण्यन चंद्रशेखर ने क्रिटिकल मास लिमिट को कैलकुलेट किया, जिसको आजकल चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जाना जाता है। इस डिस्कवरी से पता चला कि अगर कोई व्हाइट ड्वार्फ स्टार सूर्य से 1.4 टाइम्स ज्यादा भरी है तो वो कोलैप्स हो जाएगा और न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन जाएगा। इसने स्टार्स कैसे इवॉल्व करते हैं इसको समझने में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला और उन्हें 1983 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से सम्मानित किया गया। Higgs boson 2012 में सर्न में हिग्स बोसॉन की डिस्कवरी ने हिग्स फील्ड के एग्जिस्टेंस की कंफर्म किया, जो पार्टिकल्स को उनका मास देता है। इस डिस्कवरी ने स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स को कंप्लीट किया और फंडामेंटल फोर्सेस और यूनिवर्स में पार्टिकल्स की हमारी समझ को और गहरा कर दिया। इस हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। 1.4 कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियन फिजिसिस्ट्स। सीवी रमन 1928 में रमन इफेक्ट की खोज की, जो मॉलिक्यूल्स के द्वारा लाइट के इनइलास्टिक स्कैटरिंग को डिस्क्राइब करता है, जिससे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का विकास हुआ। इस ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी के लिए उन्हें 1930 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। चंद्रशेखर लिमिट को कैलकुलेट किया, जो एक स्टेबल व्हाइट ड्वार्फ स्टार का मैक्सिमम मास डिसाइड करता है। उनके काम ने स्टेलर एवोल्यूशन को समझने की नींव राखी और उन्हें 1983 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। होमी जे भाभा इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के पिता के नाम से जाने जाते हैं। भाभा ने क्वांटम थियरी और कॉस्मिक रे रिसर्च में बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन को एस्टेब्लिश करने और न्यूक्लियर एनर्जी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सत्येंद्र नाथ बोस एल्बर्ट आइंस्टीन के साथ मिलकर बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को डेवलप किया, जो बोसन्स नाम के सबएटॉमिक पार्टिकल्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। बोसोन की खोज ने उनके योगदान की तस्दीक की और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बाद में उनके नाम पर रखा गया। मेघनाथ से 1920 में से आयनाइजेशन इक्वेशन को डेवलप किया, जो स्टार्स में एलिमेंट्स के आयनाइजेशन को एक्सप्लेन करता है। उनके काम ने एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र को काफी आगे बढ़ाया, खासकर स्टेलर एटमॉस्फेयर्स को समझने में। विक्रम साराभाई भारतीय स्पेस प्रोग्राम के पिता के नाम से जाने जाते हैं। साराभाई ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (इसरो) को एस्टेब्लिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उनकी विजन ने इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट डेवलपमेंट में आगे बढ़ने का मार्ग प्रदर्शन किया। जयंत नार्लिकर एक प्रभावी एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। नार्लिकर ने हॉयल-नार्लिकर ग्रेविटी थ्योरी का विकास किया। उन्होंने यूनिवर्स और कॉस्मोलॉजी की समझ को बढ़ाया है। In relation to other sciences. फिजिक्स बहुत से दूसरे साइंसेस के लिए फंडामेंटल है क्योंकि ये उनके नीचे का बेसिक प्रिंसिपल्स और लॉस देता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मटेरियल साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी सभी साइंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री में क्वांटम मैकेनिक्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैसे काम करते हैं ये समझने में मदद करता है। बायोलॉजी में बायोफिजिक्स बायोलॉजी को समझने के लिए फिजिक्स का यूज करता है, छोटे से मॉलिक्यूल्स से लेकर बड़े ऑर्गेनिजम्स तक। जियोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस में फिजिक्स अर्थक्वेक और कैसे अर्थ की प्लेट्स मूव होती है ये समझने में मदद करता है। फिजिक्स हमें समझने में मदद करता है कि अर्थ कैसे काम करती है। एस्ट्रोनॉमी में ये हमें स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज को समझने में मदद करता है। न्यू फील्ड्स जैसे कि मटेरियल साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी में फिजिक्स बहुत छोटी चीजों के साथ काम करने का नॉलेज देता है। ये जैसे कि एक ग्लू है जो सभी साइंसेस को जोड़ता है और हमें समझने में मदद करता है कि नेचर में सब कुछ कैसे काम करता है। The physics on society. फिजिक्स का सोसाइटी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को बढ़ाया है और आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन को शेप किया है। फिजिक्स के प्रिंसिपल्स ने जरूरी टेक्नोलॉजीज के विकास को जन्म दिया है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशंस और मेडिकल इमेजिंग, जिन्होंने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बदल दिया है। क्वांटम मैकेनिक्स से निकले इनोवेशंस जैसे कि ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बनने का रास्ता खोला है, जिन्होंने डिजिटल एज को डिफाइन किया है। फिजिक्स एनर्जी प्रोडक्शन में भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि न्यूक्लियर पावर से लेकर सोलर एनर्जी जैसे रिन्यूएबल सोर्सेस तक। मेडिसिन में एक्स-रेज, एमआरआई और रेडिएशन थेरेपी जैसी टेक्निक्स ने डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को क्रांतिकारी बदल दिया है और लाखों लोगों की जिंदगी बचाई है। इसके अलावा मटेरियल साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में फिजिक्स बेस्ड रिसर्च भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिजिक्स आगे भी ऐसे ब्रेक थ्रूज करता रहेगा जो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हेल्थ केयर तक कई इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट करेगा। कुल मिलाकर फिजिक्स का सोसाइटी पर बहुत बड़ा प्रभाव है। ये हमारी जिंदगी की क्वालिटी को बढ़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ता है और हमारी नेचुरल दुनिया को समझने को बढ़ता है। Physics and the latest developments in science and technology. फिजिक्स अलग अलग क्षेत्रों में सबसे आगे रहता है और साइंस और टेक्नोलॉजी में होने वाली सबसे नई डेवलपमेंट्स को ड्राइव करता है। हिग्स बोसॉन की खोज और पार्टिकल फिजिक्स में होने वाली प्रोग्रेस ने यूनिवर्स को बनाने वाले फंडामेंटल फोर्सेस और पार्टिकल्स को समझने में हमारी समझ को गहरा किया है। क्वांटम कंप्यूटिंग एक बहुत तेजी से विकास कर रहा हुआ क्षेत्र है, जो क्लासिकल कंप्यूटर्स की कैपेसिटी से काफी आगे जाकर डेटा प्रोसेसिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्रांति ला सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी में फोटोवोल्टेइक मटेरियल्स और न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च में होने वाली ब्रेक थ्रूज सस्टेनेबल और बहुत सारी एनर्जी देने की संभावना रखते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में होने वाली डेवलपमेंट्स जो फिजिक्स में रूट रखता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर मेडिसिन तक कई इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट कर रहे हैं, जो कि अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले नए मटेरियल्स को बनाते हैं। इसके अलावा कॉस्मोलॉजी में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की एक्सप्लोरेशन हमारी यूनिवर्स के बारे में नॉलेज की सीमा को बढ़ा रही है। ये सबसे आगे की साइंटिफिक डिस्कवरीज जो फिजिक्स द्वारा ड्राइव की जा रही हैं, टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक डिस्कवरी के भविष्य को शेप कर रहे हैं और सोसाइटी पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। Accuracy and precision in measurement, least count, and applications of measuring instruments. Accuracy or precision in measurement. एक्यूरेसी और प्रिसिजन का साइंटिफिक मेजरमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अक्सर गलत समझा जाता है या दोनों को सेम समझा जाता है। लेकिन डेटा कलेक्ट करने और उसके एनालिसिस का मतलब और उनके इम्प्लीकेशंस अलग अलग होते हैं। Accuracy. एक्यूरेसी का मतलब है कि कोई मापी गई वैल्यू उसकी असली या एक्सेप्ट की गई वैल्यू के कितना करीब है। इसलिए यह मेजरमेंट की सही होने की बात बताता है। जैसे कि अगर एक लैथरी असली में 50 सेंटीमीटर लंबी है और आपने उसको 50.1 सेंटीमीटर मापा है, तो यह मेजरमेंट बहुत एक्यूरेट है क्योंकि यह असली मेजरमेंट के बहुत करीब है। अगर आपने उसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर मापी है, तो यह मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं है क्योंकि यह असली लंबाई से बहुत अलग है। एक्यूरेसी का एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक लैथरी को माप रहे हैं जो कि बिल्कुल सही 50 सेंटीमीटर लंबी है। अगर आपके मेजरमेंट्स 50.1, 49.9 और 50.0 सेंटीमीटर आते हैं, तो इन मेजरमेंट्स को एक्यूरेट माना जाएगा क्योंकि ये सभी असली लंबाई 50 सेंटीमीटर के बहुत करीब हैं।
Precision. प्रिसिजन मेजरमेंट की कंसिस्टेंसी या रिपीटेबिलिटी को बताता है। यह इस बात का मामला है कि मेजरमेंट्स कितने करीब हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि यह असली वैल्यू के करीब हों। चाहे मेजर्ड वैल्यूज प्रैक्टिकल रूप से एक दूसरे के बहुत करीब हों, लेकिन अगर उनके बीच का वेरिएशन बहुत कम है तो उन्हें प्रिसाइज कहा जाता है, चाहे असली वैल्यू बदले ना भी। प्रिसिजन का एग्जाम्पल एक लथड़ी की लंबाई को कई बार अलग अलग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स से मापने का एग्जाम्पल है। अगर रिजल्ट्स 48.5 सेंटीमीटर्स, 48.4 सेंटीमीटर्स और 48.6 सेंटीमीटर्स आते हैं तो ये प्रिसाइज हैं क्योंकि ये सभी बहुत मिलते जुलते हैं। लेकिन यह एब्सोल्यूट सच नहीं है क्योंकि यह असली लंबाई 50 सेंटीमीटर्स के करीब नहीं है। Least count. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट उसके डू वैल्यूज के बीच का सबसे छोटा डिवीजन या उनका अंतर होता है। ये इंस्ट्रूमेंट की रेजोल्यूशन या उनके बीच का सबसे छोटा मेजरेबल डिफरेंस को डिफाइन करता है। लीस्ट काउंट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि इंस्ट्रूमेंट कितना डिटेल कैप्चर कर सकता है। एग्जाम्पल, अगर एक स्केल पर हर मिलीमीटर पर मार्किंग है तो उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। अगर एक स्क्रू गेज माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर्स है तो ये स्केल से काफी ज्यादा डिटेल तक माप सकता है। ये कैलिपर वर्नियर कैलिपर एक बहुत काम का इंस्ट्रूमेंट है जिसका उस इंटरनल और एक्सटर्नल डायमेंशंस और डेप्थ को बहुत एक्यूरेसी से मापने के लिए किया जाता है। इसमें एक ईयर स्केल होता है और एक स्लाइडिंग वर्नियर स्केल होती है जो ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट्स के लिए इम देती है। कंस्ट्रक्शन वर्नियर कैलिपर में एक्सटर्नल डायमेंशंस को मापने के लिए डू जॉज होते हैं। इंटरनल डायमेंशंस के लिए एक तीसरा जॉ होता है और डेप्थ को मापने के लिए एक डेप्थ रोड होती है। मेन स्केल मिलीमीटर्स या इंचेस में कैलिब्रेट होता है और वर्नियर स्केल मेन स्केल के साथ स्लाइड करती है और ज्यादा प्रिसिजन देती है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत हाई एक्यूरेटली चीजों के साइज को मापने के लिए उस होता है। इसमें क्या है? मेन स्केल ये एक लंबा स्केल होता है जिसमें मिलीमीटर्स या इंचेस में मार्किंग्स होते हैं। वर्नियर स्केल ये एक छोटा स्केल होता है जो नी स्केल के ऊपर स्लाइड करता है। इसके डिविजन्स मेन स्केल से ज्यादा फाइन होते हैं। Jaws. आउटर डायमेंशंस के लिए जॉस डू जॉज होते हैं जो खुलकर किसी ऑब्जेक्ट का बाहर का डायमीटर या चौड़ाई मापते हैं। इनर डायमेंशंस के लिए जॉस डू जॉज होते हैं जो बैंड होकर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर का डायमीटर मापते हैं। डेप्थ रोड इस रोड की मदद से हम किसी होल या कैविटी की डेप्थ को माप सकते हैं। स्क्रू क्लैम्प इस स्क्रू की मदद से जॉस को लॉक किया जा सकता है ताकि एक्यूरेट मेजरमेंट हो सके। कैसे काम करता है? जब जॉस को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैंड किया जाता है तो वर्नियर स्केल का 0 मार्क मेन स्केल के 0 मार्क से थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है। ये शिफ्ट कितना हुआ इससे पता चलकर हम बहुत हाई एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है ये समझौता आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई और सवाल है तो मुझे बता सकते हैं। वर्नियर कैलिपर सबसे पहले हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद वर्नियर कैलिपर को चलाना भी सीख जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए, सबसे पहले वर्नियर कैलिपर में पूरे स्केल को, पूरे अरेंजमेंट को कहा जाता है। इस वर्नियर कैलिपर में 2 टाइप की स्केल होती हैं। एक हमारे पास ये स्केल है, ये कंप्लीट आप ये देख रहे हो, ये मेन स्केल है, और ये फिक्स भी होती है। और इसके बाद इस मेन स्केल पर हम इस स्केल को स्केल भी कहते हैं और इसी को हम वर्नियर स्केल कहते हैं। यहां पर आप देख रहे हो, ये जो जॉ आप देख रहे हैं, इन जॉ का काम होता है कि इसमें हम कोई भी वर्कपीस फंसा देंगे और इसके बाद इसकी थिकनेस या इसकी लेंथ वगैरह हम मेजर कर पाएंगे। इसके बाद अगर मुझे इंटरनल डायमीटर मेजर करना है तो मैं इस तरह से कर पाऊंगा कि भाई इसके अंदर अगर मुझे मेजरमेंट करना है तो इससे मैं इंटरनल डायमीटर मेजर करता हूं, इससे मैं एक्सटर्नल डायमीटर भी मेजर कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, मुझे इसका डायमीटर मेजर करना है तो इस तरह से कर पाऊंगा। क्लियर? अब देखिए, एक्चुअल में हमें वर्नियर कैलिपर की जरूरत क्यों पड़ती है। तो अगर मेरे पास एक सिंपल स्केल है तो मैं उससे 10.1 सेंटीमीटर तो मेजर, बट अगर मुझे 10.12 सेंटीमीटर मेजर करना है तो फिर मुझे
10.1 सेंटीमीटर तो मेजर कर सकता हूं, बट अगर मुझे 10.12 सेंटीमीटर मेजर करना है तो फिर मुझे अंदाजे से कहीं पर 10.1 और 10.2 के बीच में कहीं पॉइंट लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम वर्नियर कैलिपर में नहीं होती। क्लियर है नाउ। तो वर्नियर कैलिपर पॉइंट के 2 डिजिट तक, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटीमीटर, मेजर कर सकता है। क्लियर है, या फिर कहें 0.1 mm भी ये प्रॉपरली मेजर कर पाता है। चलिए, तो यहीं पर हम बात करेंगे कि आप ये देख रहे हो, ये इनको हम कहते हैं एक्सटर्नल जॉ। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल जॉ। इसको हम कहते हैं इंटरनल जॉ। ये हो गया। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए कि आप यहां पर देख पाएंगे कि ये आप रीडिंग देख रहे हो, ये रीडिंग ध्यान से देखो, सेंटीमीटर लिखा हुआ है, सेंटीमीटर, जबकि वर्नियर स्केल पर आप देखिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यहां पर ये अपनी वर्नियर स्केल होती है, इस वर्नियर स्केल पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना। तो ना तो वर्नियर स्केल आपकी सेंटीमीटर में होती है और ना ही एमएम में होती है ना। वर्नियर स्केल पर कोई भी रीडिंग नहीं होती। जरा ध्यान से देखना। तो आपको समझना है कि मेन स्केल सेंटीमीटर में होती है और वर्नियर स्केल पर कोई रीडिंग नहीं होती। क्लियर? आप जो इतना सा पार्ट देख रहे हो ना, ये जो सर्कुलर टाइप पार्ट है ना, ये ओवल, तो सिर्फ यही वर्नियर स्केल है, इसी को हम वर्नियर स्केल कहते हैं। और जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आप यहां पर पाएंगे कि मेन स्केल पर जो लाइंस हैं वो दूर दूर हैं। जैसे देखना, मेन स्केल पर लाइंस दूर दूर हैं, जबकि वर्नियर स्केल पर यहां पर लाइंस पास पास में हैं। तो याद रखना कि नॉर्मल जो हमारे पास स्केल होती है, नॉर्मल स्केल में जो मेन स्केल है, मेन स्केल पर लाइंस दूर दूर होती हैं, दूर दूर होती हैं, जबकि वर्नियर स्केल पर लाइंस पास पास। आप देखते हैं कि मेन वर्नियर स्केल पर, जो नॉर्मल स्केल की मैं बात कर रहा हूं, उस पे 9 लाइंस होंगी, जबकि मेन स्केल पर सॉरी, मुझे ऐसा कहना चाहिए, वर्नियर स्केल पर आप जितनी डिस्टेंस में 10 लाइन देख लेंगे, उतनी डिस्टेंस पर आपको मेन स्केल में सिर्फ 9 ही लाइंस या कहीं 9 डिवीजन ही देखने को मिलेंगे। तो आप इस स्केल को ध्यान से देखिए, जरूर इसमें ऐसा होता है कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल कहीं पर, जैसे ये देखो, ये आपकी वर्नियर स्केल है और ये आपकी वर्नियर स्केल है और ये आपकी मेन स्केल है। तो आप देखेंगे कि यहां पर, इस पॉइंट पर कहीं ना कहीं मेन स्केल और वर्नियर स्केल एक पॉइंट पर एक दूसरे से कोइंसाइड करेगी, या कहें कि एग्जैक्ट मीट करेंगे। मतलब मेन स्केल ये रही और वर्नियर स्केल ये हो गई। समझ गए? तो ये चीज आपको क्लियर करनी है नाउ। तो आगे बढ़े नाउ। तो यहां पर देखो, आपको यहां पर मैंने बता दिया कि मेन स्केल सेंटीमीटर में होगी और जो वर्नियर स्केल है उस पर कोई भी यूनिट नहीं होती। क्लियर? वर्नियर स्केल कई जगह आपको यहां पर लिखा हुआ कुछ मिल जाएगा, तो वो लीस्ट काउंट होती है। अब लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट का मतलब है कि कोई भी स्केल कितना छोटा मेजर कर सकती है। तो वर्नियर स्केल की लीस्ट काउंट होती है 0.01 सेंटीमीटर या फिर 0.1 mm। क्लियर है नाउ? और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लीस्ट काउंट को थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। तो लीस्ट काउंट को और डिटेल में जानने के लिए आप ये देखिए, मान के चलो कि ये आपकी मेन स्केल हो गई और ये आपकी वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल। क्लियर? अब देखो, मेन स्केल जो है, मेन स्केल मान लो, जैसे आप यहां पर देखो, यहां इधर थोड़ा सा फोकस करना, ये देखो, ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल, सारी की सारी लाइन तो एग्जैक्ट मीट नहीं कर रही ना। जैसे ये देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एग्जैक्ट मीट नहीं कर रही, ठीक है। जैसे ये वाली लाइन देख लो, ये लाइन और ये लाइन मीट तो नहीं कर रही एग्जैक्ट। इसी तरह से दो लाइन के बीच में गैप होता है, दो लाइन के बीच में गैप होता है। तो ये देखो, ये वाली लाइन और उस लाइन के बीच में गैप है, तो ये जो गैप है ना, इसी को हम कहते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है, इसी गैप को हम कहते हैं लीस्ट काउंट। तो ये जो वर्नियर स्केल है कितना छोटा मेजर कर सकती है? ये वर्नियर स्केल इस गैप के बराबर या इस गैप के जितना छोटा मेजर कर सकती है। और नॉर्मल जो हमारे पास स्केल होती है उसकी जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर है, या फिर कहें 0.1 mm भी इसको हम कन्वर्ट करके बोल सकते हैं। कई सारी स्केल आपको ऐसी भी मिल जाएंगी जिनकी लीस्ट काउंट 0.02 mm होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सारी चीज बता दूंगा नाउ। अब मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। लेंथ मेजर करनी है, कर लोगे, ये फंसाया ऐसे, इसके बाद चेक कर लो, एक बार और देखते हैं। ये देखो, पहली लाइन कहाँ आ रही है? पहली लाइन 3 ये आपका 2 है, 2.8 और 2.9 के बीच में आ रही है, 2.8 और 2.9, तो 2.8 सेंटीमीटर, ये देखो 2.8 सेंटीमीटर और 2.9 सेंटीमीटर के बीच आ रही है। तो क्या करेंगे, 2.8 प्लस 0.1 जो कि इसकी लीस्ट काउंट है, इनटू ये देख लो कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है। तो मेरे हिसाब से मैं इसमें देखूं, अगर मैं यहां पर देखूं थोड़ा सा, आप देखें, ये लो यहां फोकस कर लेगा, चलिए
तो ये करीब 6th लाइन या 4th लाइन एग्जैक्ट यहाँ पर ज़रा देखिए, हाँ जी 5th लाइन एग्जैक्ट जो है मीट कर रही है, ज़रा देखो 5th एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रही है, वर्नियर स्केल की 5वीं और इसकी 5वीं एग्जैक्ट मीट कर रही है। तो यहाँ पर पॉइंट आप जो है ना 5th लिख दोगे तो 2.85 सेंटीमीटर ये आपका मेजरमेंट हो जाएगी। तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए, तो इस तरह से आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारा जो है ना कंटेंट आपके लिए वेट कर रहा है। स्क्रू गेज माइक्रोमीटर। स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज एक बहुत हाई प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ही छोटे डायमेंशंस को बहुत एक्यूरेसी से मापने के लिए बनाया गया है। यह फाइन मेजरमेंट्स लेने के लिए स्क्रू मैकेनिज्म का यूज करता है। निर्माण: स्क्रू गेज में यू शेप्ड फ्रेम, एक कैलिब्रेटेड स्क्रू, एक स्पिंडल और एक थिम्बल होता है। जिस ऑब्जेक्ट को मापना होता है, यू स्पिंडल और एनवल के बीच रखा जाता है और थिम्बल को घुमाकर स्क्रू को आगे बढ़ाया जाता है। मेजरमेंट थिम्बल पर दिए गए स्केल और ने स्केल से पढ़ा जाता है। सबसे पहले देखिए कि जब हम रीडिंग लेते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर से, तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि ये कितने स्टैंडर्ड का जो है माइक्रोमीटर हमने लिया हुआ है। इसके बैक साइड में देखिए यहाँ पे 0 से 25 mm का लिया हुआ है, यानी 1 इंच की जो दूरी है उसी को ये चेक करेगा। और इसका अलप माप यानी लिस्ट काउंट जो है, एक्यूरेसी जो होती है इस माइक्रोमीटर की दी हुई है 0.01 mm। ठीक है, तो 0.01 mm में ये कैसे खुलता है, सबसे पहले आपको ये आना चाहिए। तो देखिए कैसे खुलता है, तो थोड़ा सा मैं उसको खोल के दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ये जो है ये आपकी स्लीव जो है, और स्लीव के ऊपर जो ऊपर वाले जो भाग जो हैं, थोड़ा सा और ओपन कर लेता हूँ क्योंकि इसके ऊपर 25 तक हैं। ये ऊपर वाले भाग जो नज़र आ रहे हैं 0 से 5, 10, इसी तरीके से 25, 0 से 25 था ना, तो 25 लाइन इसके ऊपर आपको नजर आएगी। देखिए 25 लाइन जो है वो आपको नजर आएगी इसके ऊपर। तो देखिए कितनी लाइन है, ये 25 लाइन है, 25 mm है, और 25 mm जितने दिए हुए हैं इसके नीचे भी एक एक भाग इसके बीच में लगा दिया गया है। इनको बोलते हैं सब डिवीजन। नीचे वाले जो भाग जो हैं वो सब डिवीजन है, ऊपर वाली जो लाइनें लगी हुई है वो आपकी मेन डिवीजन है। ठीक है ना, 1 mm जो दूरी है इस 0 से लेके, और अगली जो लाइन जो है ये आपकी 1 mm की है। इन दोनों के नीचे बीच में देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ ये आपका किस चीज का निशान लगा हुआ है, यहाँ पे ये लगा हुआ है आधा mm का। ठीक है ना, 0.5 mm का, या फिर 1/2 mm भी इसको बोल सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद में थिम्बल डिवीजन, ये आपका पीछे वाला थिम्बल डिवीजन। तो देखिए इस पे कितने भाग दिए हुए हैं, 50 भाग दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे 25, 35, 40, 45 और 0। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया ना। थिम्बल के कितने डिवीजन हैं, 50 डिवीजन है। ठीक है, और स्लीव पे कितने डिवीजन है, 25 डिवीजन है। ठीक है ना, तो बंद कर लेता हूँ, उसके बाद में रीडिंग पढ़ेंगे इसकी किस तरीके से ली जाती है। सबसे पहले तो देखिए इसकी एक्यूरेसी जो है वो कितनी है और वो कैसे मेजर किया जाता है, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। काफी बच्चे पूछते हैं कि सर 0.01 mm की एक्यूरेसी जो है वो खोलना बताइए कि वो खुलता कैसे है। उसके बाद में काफी इजी है। तो सबसे पहले देखिए 0 कर लेना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए 0 आ गया है। ठीक है ना, यहाँ पे तो देखिए ये वाली जो 0 जो लाइन जो है, ठीक है, ये बिल्कुल 0 है ये वाली लाइन, और 0 से थिम्बल की अगली लाइन इस लाइन के साथ मैच हो जाता है, नीचे वाली लाइन के साथ। तो आपका जो अलप माप जो होता है, लिस्ट काउंट जो होता है माइक्रोमीटर का, वो खुल जाएगा। ये देखिए, अभी देखिए ये 0 है और 0 से अगली लाइन है 1। ठीक है ना, और ये वाली डेटम लाइन, ये अगर 1 चली जाती है तो आपका रीडिंग खुलेगा 0.01 mm। 2 पे अगर चला जाएगा तो 0.02 mm। ठीक है, फिर ऐसे इसी तरह के 3, 4 और 5 कैसे 0.05 mm। ठीक है ना, इस डेटम लाइन के साथ। अब मैं मैच करूंगा डेटम लाइन के साथ, ये देखिए ये वाला। तो अब ये कितनी रीडिंग हो गई है, 0.05, और ये 0.10 आ गया है, 0.15, और ये देखिए 20, 25, 30, और ये 35, और ये 40, 45 और ये 0। इसका मतलब है कि ये जो माइक्रोमीटर जो है आपका, जो थिम्बल जो है,
एक राउंड इसने काटा है इसे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आधा mm जो है इसमें गैप यहाँ पे आ गया है, यानी आधा mm जो है वो खुल चुका है। इसी तरीके से अगला राउंड मारेंगे तो कितना खुल जाएगा, 1 mm खुल जाएगा। देखिए जैसे जैसे ये बढ़ता गया है तो नीचे सब डिवीजन भी दिखाई दे रहा है। ये मेन इसी का रोल होता है, ये बच्चे ज्यादातर ध्यान नहीं रख पाते कि सब डिवीजन भी हमें पढ़ना होता है। तो देखिए नीचे जो सब डिवीजन है इस पे भी नजर रखनी है आपको, और 0 आ गया देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना खुल गया आपका, 1 mm। ये जो गैप जो है वो 1 mm खुला हुआ है। तो रीडिंग जो है अभी ये दोनों चीज क्लियर हो गई है हमारी, कैसे कैसे है। 0.01 भी आपने देख लिया, आधा mm का साइज भी देख लिया, और 1 mm का भी देख लिया, ठीक है। अब कोई भी रीडिंग मैं अंदाजे से ऐसे ऐसे खोल देता हूं। अभी ये ले लेते हैं कोई रीडिंग, ये अब ये रीडिंग जो है वो कितनी है, ठीक है ना। उसके लिए 3 नाम आपको लिखने जरूरी होंगे, तो देख लेते हो आप आसानी से। तो देखिए रीडिंग पढ़ने का तरीका क्या है, सबसे पहले ऊपर वाली डिवीजन पढ़ने जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 10, ठीक है। और फिर क्या है, 11 mm तो क्लियर हमें दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद में सब डिवीजन भी दिखाई दे रहा है 0.5 का, ये देखिए नीचे वाला। उसके बाद में थिम्बल डिवीजन की भी लाइन डेटम लाइन के साथ 30 पे मिली हुई है, ठीक है ना। तो इसको यहां रख लेते हैं एक बार। और जो साइज जो मैंने जो दिया था वो कितना दिया था, मेन डिवीजन के कितने भाग थे इसके ऊपर, 11, ठीक है ना। तो ऐसे हम क्या करेंगे, 11.00। उसके बाद में सब डिवीजन देखिए कहां पे है, तो देखिए नीचे वाला, ठीक है ना। ये कितने का था, 0.5 का था, है ना। तो ये किसके नीचे आएगा, यहां पे 0 कर देते हैं, यहां पे और यहां पे ऐसे करके, और ऐसे कितने का था, आधा mm का, 0.5 वैल्यू होती है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं थिम्बल डिवीजन पे, किस पे, थिम्बल। ये थिम्बल था पीछे वाला, तो देखिए 30 की लाइन मिली हुई है यहाँ पे बिल्कुल, तो यहाँ पे कर देते हैं 30। थिम्बल डिवीजन के आगे कितना करना है, 30। तो पहले 0 और यहाँ पे 30, समझ आ रहा है ना आपको। तो इस तरीके से ऐसे इसको ऊपर प्लस कर दो, 0 की 0, 5 और 3 8, पॉइंट का पॉइंट, 1 का 1, ऊपर 1 सा 1। तो ये होगी प्रिय विद्यार्थियों आपकी टोटल रीडिंग। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इस तरीके से आप जो है किसी भी माइक्रोमीटर की रीडिंग जो है वो पढ़ सकते हो। तो अब आइए हम जानते हैं कि भी इसका जो लिस्ट काउंट जो है वो कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले तो देखिए अलप माप किसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लिस्ट काउंट। कितना जो है इसका लिस्ट काउंट होता है माइक्रोमीटर का, 0.01 mm। ये कैसे आता है, तो एक इजी सा फॉर्मूला रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि 1/2 का मतलब क्या है भाई, इसका जो थिम्बल डिवीजन जो है इसके ऊपर एक चक्कर काटते हैं, जब हमें एक चक्कर इसके ऊपर लगाते हैं तो कितना आगे बढ़ता है, ये आधा mm। कितना, आधा mm को कैसे लिखते हैं, 1/2 भी लिखा जाता है, ठीक है। फिर करना है आपको ऐसे गुना का निशान, और ये है आपका थिम्बल डिवीजन। थिम्बल के ऊपर कितने भाग दिए हुए हैं, 50 भाग। देखिए 40, 45 और 0 के पास क्या आ जाए, 50। तो आपको ऐसे करना है 1/50, ठीक है। उसके बाद बराबर इसकी गुना करो, 1 का 1 और 2 को अगर 50 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 100। अब इसको डिवाइड कर देना है, डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.01 mm। तो कोई मुश्किल नहीं है, इस तरीके से जो है आप इसका लिस्ट काउंट भी निकालना सीख सकते हो, और कैसे इससे रीडिंग जो है पढ़ी जाती है वो भी आपने सीख लिया। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। Concepts of error, types of error, only definition. Errors का concept. फिजिक्स में जब हम मेजरमेंट करते हैं तो एरर का मतलब यह है कि जो हमने मापा है वो असली वैल्यू से थोड़ा सा अलग है। ये काफी वजहों से हो सकता है, जैसे कि शायद जो टूल हम यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, या शायद जो मेजरमेंट कर रहा है वो उतना प्रिसाइज नहीं है जितना होना चाहिए, या फिर एनवायरनमेंट का भी कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। इन एरर्स को जितना हो सके कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो आपका एक्सपेरिमेंट या जो भी आप माप रहे हैं वो उतना सही नहीं होगा जितना होना चाहिए।
इसलिए इन छोटी छोटी गलतियों को ध्यान में रखना जरूरी है ताकि आपके रिजल्ट्स ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल हों। Systematic error. ये ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जो हर बार जब आप कुछ मापते हैं तभी होते हैं। जैसे कि आपका कोई पुराना ड्रेस है जो थोड़ा टाइट है लेकिन आप फिर भी पहन लेते हैं सोचकर कि शायद आज फिट हो जाए। आमतौर पर ये एरर्स इसलिए होते हैं क्योंकि जो चीज़ आप उस कर रहे हैं मापने के लिए वो बिल्कुल सही नहीं है, या फिर शायद आपके अंदर थोड़ा सा बियास हो। एग्जाम्पल, जैसे कि इमेजिन करिए कि आपके पास एक थर्मोमीटर है जो सोचता है कि बाहर का टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा ठंडा है, तो वो हमेशा 2 डिग्री सेल्सियस कम बताएगा। ये एक सिस्टमैटिक एरर है। यह आपके सभी टेम्परेचर रीडिंग्स को अफेक्ट करेगा। Random error. रैंडम एरर्स ऐसे हैं जैसे कोई छोटे से ग्रेमलिन्स आपके मेजरमेंट्स में घुसे गए हों और उनको खराब कर रहे हैं। यह अनएक्सपेक्टेड चीज़ों की वजह से होते हैं जो आपके एक्सपेरिमेंट के आसपास हो रहे हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि आप पेंडुलम के झूलने का टाइम माप रहे हैं, लेकिन हर बार जब आप देखते हैं तो नंबर्स अलग अलग आते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि थोड़ी सी हवा चलती है, या आपकी आंख थोड़ी सी हिल गई, या आपने बिल्कुल सही वक्त पर देखा नहीं। ये छोटी छोटी डिफरेंसेस मिलकर एक बड़ा रैंडम एरर बन जाते हैं। Gross error. ये एक बहुत बड़ी गलती है जो मेजरमेंट करते वक्त हो जाती है। एग्जाम्पल, जैसे कि आपको किसी टेबल की लंबाई 50 सेंटीमीटर्स मापनी है, लेकिन आप गलती से उसको मीटर्स में पढ़ लेते ही, तो आपका आंसर 50 मीटर्स हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ी गलती है। Absolute error. एब्सोल्यूट एरर ये बताता है कि आपने जो मापा है वो असली वैल्यू से कितना अलग है। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टिक असली में 20 सेंटीमीटर्स लंबी है, लेकिन आपने उसको 21 सेंटीमीटर्स मापा है, तो एब्सोल्यूट एरर 1 सेंटीमीटर है। बस सिंपल सब्ट्रैक्शन करना है। Relative error. रिलेटिव एरर ये बताता है कि आप कितने परसेंटेज तक गलत हैं। एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज़ का वेट मापते हैं, असली वेट 100 ग्राम्स है, लेकिन आपने 98 ग्राम्स मापा है, तो रिलेटिव एरर 2% है। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर 20% होता तो बहुत ज़्यादा होता। Instrumental error. कभी कभी जो इंस्ट्रूमेंट आप उस कर रहे हैं मापने के लिए वो खुद ही सही नहीं होता है, जैसे कि कोई टुकड़ा हुआ स्केल या कोई टिल्टेड वेइंग मशीन। उम्मीद करता हूं गाइस आप सबको ये यूनिट अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आप यूनिट 2 भी चाहते हो तो इस वीडियो को 10 लाइक्स का दो। यूनिट 2 जल्दी ही आएगा।